नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां नगर निगम चुनाव में उतरी जन चेतना पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। कई वार्ड का दौरा करने के बाद जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड 10 पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वार्ड 10 में बड़ी संख्या में युवाओं ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का दामन थामा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की नीतियों में भरोसा जताया। सभी युवाओं को पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पार्टी का पटका पहनाकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल करवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड में लोगों से वोट की अपील भी की और अपना विजन साफ करते हुए कहा कि अंबाला को नंबर 1 शहर बनाना पार्टी का मकसद है, इसीलिए सभी गैस सिलेंडर छाप पर बटन दबाकर मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को विजयी बनाएं। साथ ही वार्ड 10 के प्रत्याशी क्रांति चोपड़ा के लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। उन्होंने साफ किया कि निगम में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत के साथ ही शहर का कायाकल्प होना शुरू हो जाएगा। विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके आज हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आदरणीय विनोद शर्मा जी इन सभी युवाओं का। और वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी के लिए जहां पार्टी अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, वहीं मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा ने वार्ड 14 में चुनाव प्रचार कर मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। इससे पहले भी कार्तिकेय शर्मा कपड़ा व्यापारियों से लेकर तमाम वर्गों तक पहुंच चुके हैं। हर जगह उन्हें लोगों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। वार्ड 14 में भी लोगों से कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलवाया। उन्होंने कहा कि निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पार्टी का मकसद है और इसी मकसद के साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी निगम चुनाव के मैदान में अंबाला से उतरी है। उन्होंने कहा कि अंबाला उनका अपना घर है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा करवाए गए विकास के कारण लोग उनकी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस बार जनता अंबाला के विकास के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को जितवाने का काम करेंगे। और वहीं हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के प्रचार अभियान में उनकी बहुएं जी जान से जुटी हुई हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। और इसी कड़ी में मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा ने वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों की समस्या सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी के पास विकास का विजन है, जिसके पास विजन नहीं होता वो वादों से मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी पार्टी को यहाँ मैदान में इसलिए उतारा क्योंकि अंबाला उनका अपना घर है और अंबाला वासी उनके अपने हैं। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि हम अंबाला की सेवा करने के लिए आए हैं और इसीलिए मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को ज्यादा मतों से जितवाएं। आप लोग फैसला ले सकते हैं कि कौन काम करेगा और कौन वायदे करके ऐसे भाग लेगा। जो स्थानीय एमएलए है किसी ने नहीं मान रहा, बाकी सब लोग गए थे, बाकी सब लोग गए थे, इधर चले गए उधर चले गए, फोन नहीं उठाते। कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनके अंडर जो अफसर आते हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो फोन ही नहीं उठाते। फोन नहीं उठाओगे तो समस्या का पता ही नहीं चलेगा और फिर बोलेगा हमें पता ही नहीं चला था। तो भाजपा सरकार ने कोई काम करना नहीं है और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी पार्टियों के लोग हैं, उनमें क्षमता नहीं है काम कराने की क्योंकि उनके पास प्लान ही नहीं है। तो आप लोग तो समझदार है, बुजुर्ग हैं, आप तो मेरे से बहुत समझदार है, मैं तो आपसे बहुत छोटी उम्र में। आप लोग फैसला ले सकते हैं कि कौन काम करेगा और कौन वायदे करके ऐसे भाग लेगा। जो स्थानीय एमएलए हैं वो सिर्फ वायदे करना जानते हैं, पूरा नहीं करना जानते और बात करने का जो उनका तरीका है वो बहुत खराब है। कई लोगों ने बोला है कि वो झड़क के बात करते हैं। आदमी का जो तरीका होता है, शर्मा जी की तरफ से मैं यही अपील करूंगी कि उन्होंने अपनी वाइफ को इसी विश्वास से उतारा इलेक्शन में क्योंकि ये सोचकर कि अंबाला हमारी परिवार है, परिवार की आदमी ही अंबाला की सेवा करेगा। हम सेवा करने आए हैं और जनता की सेवा कार्य पहले दिन से करने होगी। आपके वोट
और वहीं अंबाला में प्रचार अभियान में हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की दूसरी बहू भी प्रचार अभियान में पूरी मेहनत के साथ उतरी हुई है। मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए जी तोड़ मेहनत से जुटी बड़ी बहू प्रीति शर्मा ने हर वार्ड में जाकर लोगों से डोर टू डोर मिलकर गैस सिलेंडर छाप पर वोट देने की अपील की है। हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं प्रीति शर्मा। मोहल्ले के घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं, उनकी समस्याएं जान रही हैं। उनके समाधान का एकमात्र विकल्प हरियाणा जन चेतना पार्टी है, इसकी जानकारी दे रही हैं। प्रीति शर्मा लोगों को समझा रही हैं कि मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के जीतने के बाद अंबाला की सूरत बदल जाएगी। लोगों की समस्याओं का घर बैठे समाधान होगा और अंबाला एक बार फिर से खूबसूरत शहरों में शुमार होगा। और मैं रेवाड़ी नगर निकाय चुनाव में चेयरपर्सन पद पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम यादव को व्यापारी वर्ग का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार विक्रम यादव ने कहा है कि वो अपनी जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो ये नगर परिषद में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। साथ ही रेवाड़ी की दशा और दिशा बदलने का भरपूर प्रयास करेंगी। चेयरपर्सन पद उम्मीदवार विक्रम यादव को हर जगह लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं विधायक चिरंजीवी राव ने भी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम यादव के लिए वोट की अपील की है। बीजेपी वाले भी जहाँ जा रहे हैं एक बात कह रहे हैं, भाई हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमें जो लोगों का आशीर्वाद जो मैं कहूँगी मिल रहा है वो ज़ोरों शोरों पे मिल रहा है। लोगों का आशीर्वाद पाकर मेरे मन में उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती आ रही हैं। पूरी तरीके से व्यापारियों का भी आश्वासन, आशीर्वाद, प्यार मुझे मिल रहा है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरीके से कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती ही चली जाएंगी। हर तरीके से खरा उतरूँगी, हर तरीके से उनकी मदद के लिए 24 घंटे खड़ी रहूँगी। सबसे बड़ी बात है, रेवाड़ी की जनता को सीधा आके मुझसे मिलना है। मेरा कोई और चेहरा नहीं है कि मेरे को मिलने के लिए आपको बीच में किसी को लेना पड़े। सीधा आके मुझसे मिलिए। मैं कुर्सी पे भी बैठूंगी, मैं घर में भी मिलूंगी। आप आइए, मुझसे मिलिए। मैं आपके लिए खड़ी हूँ, मैं आपके लिए काम। देखिए जी, वास्तविकता में और कल्पना में बहुत फ़र्क होता है। हमें वास्तविक काम जो करने हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। रेवाड़ी की जनता के जो विकास करने हैं उस पर ध्यान देना है। तो हमारा जो संकल्प पत्र है आने वाले कुछ दिनों में अभी आ जाएगा, तो सबको पता लग जाएगा। और वहीं नगरपालिका चुनाव को लेकर धारूहेड़ा में भी प्रचार तेज हो गया है। नगरपालिका चेयरमैन के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार संदीप बोरा लगातार लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। संदीप बोरा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि शहर की तमाम समस्याओं का समाधान और शहर की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए वो चुनाव मैदान में हैं। संदीप बोरा ने वादा किया कि इलाके के स्थानीय मुद्दों के समाधान के अलावा फ्री वाईफाई और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी वो बेहतर काम करेंगे। देखिए, मैं आपसे मुद्दे की बात करूं धारूहेड़ा के अंदर, तो चाहे हमारा धारूहेड़ा के अंदर गंदे पानी का इश्यूज़ है, सेक्टर के अंदर जाम की समस्या है, धारूहेड़ा में एंट्री एग्जिट का हमारे को बहुत ज़्यादा समस्या है। धारूहेड़ा में जो हमारा अंबेडकर पार्क है उसकी हालत बहुत बदहाल हो रखी है। बांस रोड पे अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उनमें बेसिक सुविधाएँ हमें नहीं मिल रही है। तो मैं इन सब चीज़ों पर बेसिक सुविधाएँ जो हमारे यहाँ की जनता, जो नगरपालिका क्षेत्र की जनता है, उन सबको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए और ये उनका हक है। तो इस हक की लड़ाई के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हर तरह से मैं उनके साथ और समर्थन में जो मेरे से बन पड़ेगा मैं हमेशा उनके साथ, जैसे 14 साल मैंने काम किया है उसी तरह से मैं आगे भी उनके लिए काम करूंगा। निस्वार्थ भाव से मैंने लोगों के बीच में रहकर, जब वार्ड पार्षद रहते और थोड़े टाइम के लिए चेयरमैन बना था, तब भी मैंने उन लोगों के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो वो जो मैंने काम उन लोगों के लिए किए हुए हैं उसी का प्यार और समर्थन आज मुझे मिल रहा है जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और वो जिस तरह से अपना प्यार और समर्थन मुझे दे रहे हैं, यही मेरी जीत है। अगर आप ये चुनाव इस बार जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता जो है वो क्या रहेगी? मैं सबसे पहले तो अपने धारूहेड़ा के जो हमारे यहाँ के निवासी हैं उन सबको बेसिक सुविधाएं, जो हमारे चाहे पक्की गलियाँ हों, चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे रोड या नाली बनाने का काम हो, जहाँ भी हमारी कच्ची गलियाँ हैं, जहाँ अनअप्रूव्ड एरिया है, उनमें हमें अप्रूव्ड करा के बेसिक सुविधाओं को अवेलेबल कराना जनता का हमारी प्राथमिकता में रहेगा। सेक्टर के अंदर गंदा पानी आता है, उसको बंद कराने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसको उचित ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, जाम की समस्या हमारे धारूहेड़ा में है, और बेहतर पार्कों का निर्माण, इंस्टीट्यूट बनाना, हॉस्पिटल बनाना और युवाओं को रोजगार दिलवाना मेरी प्राथमिकता में रहेगा।
और वहीं सोनीपत में 27 दिसंबर को नगर निगम मेयर और पार्षदों के लिए चुनाव होना है, जिसके चलते कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी निखिल मदान लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोटों की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा कार्यक्रमों में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा है कि सोनीपत का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। हम जीत कर आते हैं तो सोनीपत को अलग मुकाम तक लेकर जाएंगे। बिछाने का काम किया, आप में आगे बढ़ता रहा, आपके आशीर्वाद। कितनी पब्लिक ने यहाँ पर इकट्ठे होकर आशीर्वाद दिया, पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है पब्लिक का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। देखो आज सीवर पानी का मुद्दा तो सबसे ज़्यादा हमारे सोनीपत में सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ जो हमारे डेवलपमेंट के विजन है, बहुत सारी हम नई नई चीज़ें सोच रहे हैं। एक नया अभियान चलाएंगे, अभियान का नाम रखेंगे नगर निगम आपके द्वार। इसका मतलब आप लोग, हम एक ऐप लॉन्च करेंगे, नगर निगम की ऐप बनाएंगे। ऐप के माध्यम से आप अपने घर की लोकेशन मार्क करो, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराओ। नगर निगम आपको कांटेक्ट करके 48 घंटे में आपके सोल्यूशन के लिए हम वहाँ से बंदा भेज के चेक करवाएंगे भी क्या समस्या है। बहुत सारी ऐसे विजन, मल्टी लेवल पार्किंग, सीसीटीवी कैमरास, पार्क में ओपन जिम, मेंटेनेंस, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। सफाई का मुद्दा, सोनीपत में आज जहाँ भी चले जाओ सबसे ज़्यादा कचरा, सबसे ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है। दिल्ली के सबसे नज़दीक होते हुए भी ऐसा सोनीपत को बना दिया कि दिल्ली से हम 20 साल पीछे हों। तो विजन है हमारे पास सोनीपत के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं, उसी के ऊपर हम खड़े हैं। कितनी और वहीं पलवल में भी किसान पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। इसी बीच एक आंदोलनकारी की हार्ट अटैक के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कृषि बिलों को रद्द कराने के लिए पलवल जिले के नेशनल हाईवे पर बैठे किसानों ने अब भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी है। रोजाना 11 किसान डेली भूख हड़ताल पर बैठते हैं। आज 11 किसानों ने भूख हड़ताल रखी और इनका 24 घंटे बाद इनका उपवास स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने चाय और फल देकर इनका उपवास तोड़वाया और उसके बाद अब 11 किसान धरने पर बैठ चुके हैं। और वहीं लोहारू हल्के के बहल में 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री जल अधिकार रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रैली में शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल हरियाणा का हक पानी मांगने का सही समय है। 19 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में बीजेपी के जिला मुख्यालयों पर किए गए उपवास कार्यक्रम के बाद अब जल अधिकार रैलियों का आयोजन बीजेपी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में 27 दिसंबर को भिवानी जिले के बहल हल्के में जल अधिकार रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व पार्टी के हरियाणा प्रभारी विनोद तावड़े शिरकत करेंगे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोहारू के विधायक एवं प्रदेश सरकार में कृषि पशुपालन एवं मत्स्य महकमे के मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है और इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी प्रयासरत है कि कैसे हरियाणा का पानी, उसके हिस्से का पानी उसको दिलवाया जाए। और बहरहाल इसीलिए न केवल जल अधिकार रैलियों का आयोजन किया जा रहा है बल्कि सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग भी की जा रही है कि तमाम। और अब खबर यमुनानगर से, जहां किसान ऑर्गेनिक खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती से जहां फसलों में पत्ते मजबूत होने से कीड़ा कम लगता है, तो वहीं बाजार में भाव भी अच्छे मिलते हैं, जिसके चलते किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। एक तरफ किसान 3 कृषि बिलों को लेकर रोड पर हैं। सिंधु बॉर्डर पर जाम है, जितने भी रास्ते हैं वो जीटी रोड जाम है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल खेती को हटाकर अपनी इनकम दोगुनी कर दी है और उन्होंने जो सरकार के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं उसमें भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ करेड़ा कुर्द के किसान है केशव मानिकटाला, आज हम उनके खेत में खड़े हैं। तो उन्होंने जो अपनी खेती थी ट्रेडिशनल छोड़कर उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाई है, जिससे जो अपनी इनकम है वो भी डबल की है। बात सोच के कि हमने अपनी इनकम कैसे डबल करनी है। जब यूरिया से खेती होती थी तो उससे जो आदमी की उम्र, पहले कहा जाता कि एक आदमी 100 साल जीता। जब 100 साल जीता था तो ऑर्गेनिक खेती होती थी, किसी तरह का यूरिया नहीं होता था। और वहीं करनाल में ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। करनाल में आज ट्रांसपोर्टरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों के समर्थन में
वह अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों ट्रांसपोर्टर लघु सचिवालय पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम CTM विजय मलिक को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि जो भी उनके जो ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रक हैं, वो 10 या 15 साल के बाद रिजेक्ट कर दिए जाते, उनकी RC नहीं बनती। वहीं उनका कहना था कि जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ बिना परमिट के, बिना परमिशन के सड़कों पर कमर्शियल दौड़ रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए। वहीं उनका कहना था कि वह किसानों के समर्थन में भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री से अपील की कि उनकी मांगें मानी जाएं। करनाल से KC आर्य। और वहीं चरखी दादरी गांव कल्याणा में फायरिंग कर दहशत फैलाकर फिरौती मांगने वाले गिरोह के एक सदस्य को दादरी शहर से CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी जिले के गांव कल्याणा में फायरिंग कर दहशत फैलाने व एक क्रेशर व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगने वाले शख्स को पुलिस के द्वारा दबोचा गया है। पुलिस के द्वारा इस 25,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार किया गया। DSP बली सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शख्स के द्वारा कल्याणा गांव में न केवल क्रेशर जोन में फायरिंग की गई थी, बल्कि दहशत भी फैलाई गई थी। इसके अलावा सोमवीर नामक क्रेशर जोन के व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। हालांकि इस मामले में पहले भी कई अपराधियों की, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस शख्स को आज गिरफ्तार किया गया था वो 25,000 का इनामी बदमाश है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस मामले में और भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी शेष है। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। दिन दहाड़े हथियारबंद लुटेरे बैंक सेवा केंद्र पर लगभग 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पानीपत के भावना चौक पर लगभग सुबह 9 बजे मनी ट्रांसफर का काम करने वाले महेश बजाज सुबह अपनी दुकान पर बैठे थे कि 3 नकाबपोश दुकान में घुस गए और उन पर पिस्तौल तान दी। लुटेरों ने संचालक को गोली मारने की धमकी देते हुए रुपयों से भरा बैग छीन लिया और सारी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और वहीं फतेहाबाद की मातूराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। घटना देर रात की बताई गई है। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते हुए युवकों का वीडियो भी बनाया। इस हादसे में महिला सतनामी देवी को भी चोट लगी है, जिसके बाद उसे फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले युवकों ने देर रात घर के बाहर पथराव किया। घर के अंदर मौजूद परिवार के लोगों ने वीडियो भी बनाई और पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दे दी। और वहीं सिरसा में पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाले के मामले में 3 डिपो होल्डर्स को गिरफ्तार किया है। घोटाला मामले की जांच DSP RN चौधरी के नेतृत्व में सिरसा पुलिस की SIT टीम ने की। मामले में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि अब न्यायिक हिरासत में हैं। साल में 2015-16 में नकली बिल के आधार पर डिपो होल्डर्स में से लिमिट से ज्यादा गेहूं लेकर बाजार में बेचकर घोटाला किया गया था। मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों सहित 58 डिपो होल्डर्स पर मामला दर्ज है। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है। जिन जिन लोगों की संलिप्तता मामले में पाई जाएगी उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं जींद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्ञानीराम अस्पताल में बने अल्ट्रासाउंड सेंटर में अनियमितता पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट के लाइसेंस को भी 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि ज्ञानीराम अस्पताल सफीदों में रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं रखा जा रहा। गर्भवती महिलाओं के बारे में सटीक जानकारी अल्ट्रासाउंड केंद्र में नहीं है। 4 दिसंबर को गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंची थी, जिसका अल्ट्रासाउंड केंद्र के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। और वहीं झज्जर में पिछले कई रोज से सीएम फ्लाइंग की छापेमारी लगातार जारी है। सीएम विंडो पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने बेकरी और पिज्जा बर्गर की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान बर्गर और पिज्जा के सैंपल लिए गए। अगर रिपोर्ट गलत आती है तो इन दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की, जहां पुलिस द्वारा विभिन्न 24 मामलों में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब
देसी शराब और बियर की 200 पेटियों सहित 4.5 क्विंटल पटाखों को नष्ट किया गया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार प्रकाश वीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया और उनकी मौजूदगी में इन बोतलों को नष्ट किया गया है। इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन आने के दावों के बीच चिंता में डालने वाली खबर आ रही है। दरअसल रोहतक पीजीआई को ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स नहीं मिल रहे। रोहतक पीजीआई में 1000 लोगों पर इस वैक्सीन की ट्रायल होनी थी, लेकिन अब लोग इसका ट्रायल नहीं करवाना चाह रहे। रोहतक पीजीआई देश के 3 स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस ट्रायल का हिस्सा बने, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी, लोग अब वॉलंटियर बनने को तैयार नहीं हो रहे, जिस कारण रोहतक पीजीआई प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। जो वॉलंटियर्स का रिस्पांस शुरू में हमें ज़्यादा आया था, लेकिन अभी कुछ कम है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति हो कि भाई ये उतना असर नहीं करेगा, लेकिन ये तो जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल हैं उसमें तो बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, लेकिन जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये स्टडी कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। तो हम और अब बात कैथल की करते हैं, जहां व्यापारी शहर के बीच बाजार में चालान न करने की अपील लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे। व्यापारियों की मांग थी कि कोरोना की वजह से पहले ही व्यापार में घाटा हो रहा है और अब बाजार में दिन भर पुलिसकर्मी चालान काटते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक दुकानों में नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी चालान के लिए बाजार की बजाय चौक चौराहों पर तैनात किए जाएं। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर पुलिस विचार करेगी और कानून के दृष्टिगत जो भी उचित होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और अब बात कुरुक्षेत्र की करते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। दोनों नेताओं ने कहा कि कुरुक्षेत्र वो धरा है जहां पर गीता का संदेश आज भी गूंज रहा है और इस धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। लोग यहां पर आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि 25 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएंगी। और वहीं फरीदाबाद में बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों का इंतजाम तो किया गया, लेकिन कोरोना के चलते इस बार रैन बसेरों में केवल 50% लोगों को ठहरने की इजाजत होगी। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी जगह केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए मंजूरी है। लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, मकान नहीं है जिनके पास में, और वो खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अब नगर निगम की तरफ से फरीदाबाद में रैन बसेरों की शुरुआत की गई है। और ऐसे ही हम एक रैन बसेरे पर पहुंचे हैं जो ओल्ड फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर बीचों बीच में बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं एक रैन बसेरा नगर निगम की तरफ से तैयार किया गया है उन लोगों के लिए जो खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से सर्दियां बढ़ेंगी उनको लेकर ये इंतजामात किए गए हैं। हम अंदर आपको लेकर चलेंगे रैन बसेरे के किस तरह के हालात उधर हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये नेशनल हाईवे है और ओल्ड फरीदाबाद का चौक है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इस तरह के आते हैं जिन्हें ऐसे रैन बसेरों की ज़रूरत है। और अगर मैं आपको देखिए इधर भी दिखाऊं तो ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी फ़िलहाल खुले में बैठे हुए हैं चूँकि दिन का वक्त है। और जैसे ही रात होगी इनके सोने के लिए यहीं व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।